अंदर थोड़े जवान बच्चे, उनको मैं ले आया जी। उनमें से आते आते भी 3 जख्मी हो। मेरे साहब के पास पहुंचे तो हम 4। मेरे साहब जोशी लेते थे। मैं बोला साहब अधर मत उठो। बोलो मुझे वो मशीन को बर्बाद करना जिस पर हवलदार मेजर ने का पैर ले गई। मेरे साहब ने ऐसा निशाना लगाया राइफल से कि वो RCL गन जो फायर कर रही थी वो खत्म, और ख़त्म होते ही जोश में उठा के रामचंद्र ले आओ उनको। हाँ। और उस साइड से जब आया है उनका लाइट, उसका मीडियम मशीन का उनका ब्रश वो यहाँ लगा। मेरे साहब जितेंद्र भाई शेयर गोली, करते चले, उसकी शेयर। गोली भी अंदर चली और वो एकदम गिर गया। गिरते ही वो बेहोशी आ गई। मैंने देखा कि मैं मेरे साथ काम से गया। होश आते ही वो बोला रामचंद्र मेरे सिर पेट में दर्द है, तुम मेरे को ये बेल्ट खोल दे मेरा। मैं बोला साहब, मैंने हाथ दिया, फटाक दी थी, देखा तो ये आते जो बेल्ट के नीचे आ गई थी निकल करके बाहर। मैं बोला साहब अगर आपने लूज मौसम है तो आप कर लीजिए, मैं संभाल लूँगा, लेकिन बेल्ट मैं नहीं खोलूँगा। बेल्ट। बोला रामचंद्र एक बात मेरी बात मान ले। मैंने कहा बोलो साहब। बोलो हेडक्वार्टर में चला जा और बताना कि कंपनी किस पोजीशन से लड़ी है, वरना ये सोचेंगे कि कंपनी कैसे लड़ी जा सकती। ठीक बात है। कुछ दिमाग वाले ये भी कहेंगे कंपनी सुत्ती कटी। मैं बोला साहब एक बात है, मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकता। जी। बोलो मुझे इस कंपनी के साथ शहीद होना है, तो मैंने कहा मुझे भी होना है। तो बोलो मेरी बात मान ले, मेरा ऑर्डर है तू जा। मैंने कहा साहब आपने आखिर में लेक्चर में बताते हो कि लड़ाई के दौरान में सिपाही का भी ऑर्डर चलता है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। फिर वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में जब ऊपर के दुश्मन मारा निकल गया, तब मैंने कहा अब तेरे को रामचंद्र मौका मिलेगा, मैं साहब को उठा ले। तो उठा के चलता हूँ तो मारते हैं दुश्मन, लेकिन मैंने छाती के लगाया और रेत था बजरी, उसमें 4-5 तो गुलाटी मारी, रिज के नीचे न चला गया। तब मैंने अपने को खवा पे घेरा और वहाँ से 800 गज नीचे लाया। क्या बात। बड़ा पत्थर था, वहाँ लेटाया कि अब यहाँ क्या हाल है मेरा। जय यादव, जय माधव। उस टाइम पर मैं साहब को लिटाया। लिटाने के बाद में देखा तो उनकी घड़ी थी 9 बजे, 8:15 का टाइम था। घड़ी बंद हो चुकी थी। मैं साहब मैंने उनका कोट पार का था वो ऐसे मुँह पे डाला जी। उसका हैंड ग्लोव साइड में रखा, जी। पूरा बर्फ से दबा दिया, क्योंकि बर्फ का उस दिन करीब 7 फुट गिरी थी। दबा करके और मैंने सोचा कि नीचे हेडक्वार्टर में जहाँ राशन भेजते हैं वहाँ से कुछ जवान ले आना, मेरे साथ की लाश को ले जाना। जब मैं नीचे गया तो हेडक्वार्टर के अंदर जो हमारा क्वार्टर मास्टर रहता था उसकी भी जो सामान था उसमें भी आग लग गई। मैंने देखा यार ये तो यहाँ भी आग लग गई क्या, क्योंकि उसको आदेश मिल गया था कि भाई तुम जला फैला करके आ जाओ हेडक्वार्टर। वहाँ जब मैं गया तो दूर सी गाड़ी आई, देखा उसने, देख के मेरे को इशारा किया कि इधर ना आओ। मैं गया, मैं बोला भाई एक काम करो, मदद करो, मेरे साहब की लाश है, जल्दी इसको ले आते। और भाई तेरे लिए आते दीपक भाई शेयर करना, जरूर शेयर करना। जी। हेडक्वार्टर में गया। हेडक्वार्टर में जाने के बाद में ब्रिगेड हेडक्वार्टर में लेके सीधा के सीधे कमांडर साहब से बात हुई। अब चीफ पहले 114 का ब्रिगेड TS रहना ब्रिगेड कमांडर था, अब बाद में चीफ बना, फिर वो रिटायरमेंट होगा, अभी सुरक्षिदार का, उसकी आत्मा शांति दे, क्योंकि बहुत अच्छा कमांडर था वो। लड़ाई भी जो बहुत ढंग से लड़वाता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये हमारे निर्वितमान जीवितमान हमारे रामचंद्र जी सर्वसामान्य, जिन्होंने रेजांगला का युद्ध लड़ा और किस बहादुरी से लड़ा वो इन्होंने बताया। तो बार बार यही है कि अपने इतिहास को याद रखें, सन 62 का इतिहास अपने आने वाली नस्लों को बताएं, ताकि ये शौर्य सम्मान जाने ना पाए। और अही रेजिमेंट की जहाँ तक हम मांग कर रहे हैं, जहाँ तक हम इस स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर कांधे पे आता है तो उन 114 शहीद वीरों का और रामचंद्र जैसे हमारे आदरणीय सम्मानीय सर्वसम्मानीय उनका एक स्वाभिमान होगा, सम्मान होगा। तो इसके लिए जागरूक रहें और इस एकता अखंडता को बनाए रखें। जी। इसके बाद साहब मैंने बोला कि वो बोले देखो हालात ठीक नहीं है, 100 किलोमीटर में एक साथ बम्बारमेंट हो रहा है, 13 कुमाऊं और गोरखा के ऊपर अटैक हो रहा है। जी। मैं नहीं दे सकता। जी। शांति हुई और शांति जब रेड क्रॉस के थ्रू, इसी बीच में मेरे को
आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया और मेरे से पूछताछ करी। तब मैंने बताया कि साहब हमारी कंपनी पूरी शहीद होगी, 6 ही बचे हैं और साथ ही हमने दुश्मन का बहुत भारी नुकसान किया और गिनती से मेरा अंदाजा है कि 1300 के करीब चाइना का नुकसान किया हमने। तो कमांडर ने तो थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि जब 120 जवान हैं तो इतनी कैजुअलिटी दुश्मन की कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनको बताया कि हम 18 पे हैं, वो 14 से आ रहे हैं, तो वो आएंगे तो मरेंगे और हम ऊपर वो नीचे हैं। वो बोला नहीं, सिपाही, मैं सिपाही था तो बोला नहीं, आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। हमने कहा देखिए साहब, कोर्ट मार्शल का मतलब तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सिविल जेल। लेकिन हमारे अंदर जज्बा है साहब, उस जगह को देखिए तब आप हमको कुछ कह सकते हो, वरना नहीं। और वो वक़्त आया, मैंने सब चीज़ लिखवा दिया था, हैंड ग्लोव, मेज साहब, घड़ी का टाइम टेबल। मैंने कहा लोड कर लो साहब, वक़्त आएगा तो कभी बताऊँगा। हालात ये हुई कि 1963 10 फरवरी को आदेश मिला कि हम अपनी डेड बॉडियों को ला सकते हैं, क्योंकि चाइना तो अपनी डेड बॉडियों को गाड़ी में भर भर के 2 दिन तक वो ढोते रहे और वो अपनी ले गए। हमारी डेड बॉडी वहीं बर्फ़ के अंदर थी। 10 तारीख को हम बैठ जाओ आप बैठो। 10 फरवरी को हम जी बाबूजी अपनी डेड बॉडी लाने गए आर्मी हेडक्वार्टर से। इंटेलिजेंस वही ब्रिगेड कमांडर, उसके साथ 2 जनरल गए वहाँ हमारे चशूल के अंदर जी। और उन्होंने बोला कल डेड बॉडी लाएंगे, वो सिपाही को लाओ जिसने स्टेटमेंट दे रखा है जी। तो मैं वहाँ हाजिर था जी सवेरे। हम चले तो हमने तो फटाफट चलना शुरू कर दिया जी। लेकिन वो तो दिल्ली से आए थे ना, अफसर भी हैं, चलना तो मुश्किल, लेकिन वो अपना बहाना तो करेंगे, वर्दिश रीज फलानी। मैंने कहा हाँ ये चल तो नहीं सकते हैं। मेरा एडजुटेंट बोला अभी रिटायरमेंट होगा जनरल डी शुक्लानी, बोला रामचंद्र आज तो चल। मैंने कहा साहब आ जाओ फटाफट। बोला मैं तो आ जाऊँ, ये नहीं आ रहे हैं ना। मैंने कहा चलो। पहुँचे सीधा हम मेरे साहब को जगह पर पहुँचे। वहाँ जाते ही मैं बोला ये है मेरे साहब जी। बोला उनमें से एक सिविल इंटेलिजेंस है, वो ऐसे मुँह उगाड़ना चाहे, तभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया जी। हाथ मत लगाना था। वो फाइल निकालो जो मैंने दिल्ली में स्टेटमेंट दिया था। मेरे साहब मिल गया, खून है, दस्ताना है और ये है इनकी घड़ी 8:15 बजे। मिलान होगा सही होगा। अब मैंने कहा मेरे साहब को आप चेक संभालो। उन्होंने चेक किया। मेरे साहब को जो था मैंने बताया था वही हाल था कि यहाँ पूरी आँखें। मेरे साहब को बैकवर्ड करके जोधपुर के लिए रवाना कर दिया। मैं ऊपर पोस्ट पे गया। जो ऊपर पोस्ट का मंजर देखा ना, जवानों का हालात देखी कि जवान ऐसे ही है और छाती में गोली लगी हुई है और जवान के हाथ में ग्रेनेड है, गोली लगी हुई है छाती में, लेकिन वो छूट नहीं सका, वहाँ के वहीं शहीद हो गया। नरसिंह धर्मपाल ने पूरे जवानों की बैंडेज एक एक मोर्चा में जाके करी हुई है और लास्ट में जब वो पड़ा मिला है तो उसके भी छाती में गोली और हाथ में इंजेक्शन मिला है। इस मंजर को देख करके हमारा ब्रिगेड कमांडर TN रैना इतने भावुक हो गए कि आँखों के अंदर ऐसा आंसू आया कि उनको एक आँख पत्थर की थी तो वो गिर गई। और मैं हमारे CO ने उठा कर साफ करके बोला साहब धैर्य रखो, कोई बात नहीं। तो कमांडर साहब बोला अरे मेरे लाल गए तो सरूं लेकिन मिसाल दे गए, जो कि आज जिंदा है। बिल्कुल मिसाल। मैं बोला साहब ये जो हाथ पड़ा चाइनीज का है, हमारा जवान का हाथ नहीं है। हाँ। हमारा हर जवान के हाथ बाजू में ये देख लो। मैं बोलो जिंदी मिसाल है जी। और वो तो अपनी लाशों को ले गए, वो तो स्वतंत्र थे ले जाने के लिए, लेकिन हमारे तो दोनों हाथ शहीदों के साथ हैं। अब आप आगे चलियो अगला पोस्ट पे। लेकिन वो नहीं बोलेगे दिल्ली वाले तो भाई धन्यवाद है साहब, ये तो आपने कम बताया। तो मैं कहा साहब आप तो मेरी कोर्ट मार्शल ले रहे थे। हाँ। मैंने यही बताया था कि हम दादा किशन की औलाद हैं और हमारे अंदर जज्बा है, इसलिए हम उस पोस्ट पे रुके हुए थे
अगर वो पोस्ट दुश्मन ले लेता और आगे बढ़ने किया ना किसी देश ने कहा है, उसको ये था कि हम जिस तरीके से अरुणाचल में बढ़ रहे हैं ऐसा ही हम रजांगला को पार कर लेंगे। लेकिन आगे तो दादा कृष्ण की औलाद बैठी थी ना, हमारा जब की पटक करके जब की आज एक ने 10-10 को। अब मेरी बात सुनो, ये तो 13 कुमाऊं की कहानी थी, लेकिन हमारे साथ दगा और भी हुआ है, आपको याद? जी। एक फिल्म बनी हकीकत जी, उस फिल्म को मैं ये कहता हूँ को डायरेक्टर कहानीकार, सुनो भाई किस तरह से छल किया गया है हमारे साथ जो छल किया। फिल्म बनी हकीकत, इसके डायरेक्टर और कहानीकार जी को मैं अपने शब्दों में कुछ गलत तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ इस डायरेक्टर ने कहीं दूसरा ऐसा मंजर मत लिख देना जिससे कौम को धक्का लगे। ये हकीकत फिल्म पूरी रजांगला की है, लेकिन कंधे के ऊपर जाट लिखा हुआ है, ये गलत हुआ है। शहीदों का अपमान किया है, पूरा हरियाणा का अपमान किया है, अहीरों का अपमान किया है, उन शहीदों का अपमान किया है इस डायरेक्टर ने। और मैं जब इस फिल्म को देखने गया, जब ये स्टार्ट हुई, मुझे कंधा नंबर दिखाई दिया जाट, मैं फिल्म को छोड़ के आ गया। मैं बोला मैं इस फिल्म को नहीं देखूंगा जी। अरे लड़े हम, नाम कोई और, ये बर्दाश्त नहीं होता। सच्चाई है, ये चीज समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से जो शौर्य बलिदान हमने दिया सन 62 में, और उसके बाद अन्य किसी जाति का नाम उस चीज को लेके आगे किया जाए तो कितने दुख की बात है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये कृष्ण वंशज राम रूप महादेव की परलंकार रहे, यदुवंश का गौरव कुल अमरता का अधिकार रहे, कुरुक्षेत्र की भूमि थी, स्वयं नारायणी सेना थी। उस हिसाब से इन्होंने अपने शौर्य और बलिदान को आगे रखा, और उस चीज को समझें, आगे बढ़ाएं, अपने शौर्य इतिहास को दबने ना दें कि किस स्तर पर इन जो 114 शहीद वीर थे वो और जो बचे, उन्होंने क्या शौर्य साहस दिखाया उस रेजांगला, उस दिवाली की रात को, सन 18 नवंबर 1962 को। और ये आने वाली नस्लों को बताना आवश्यक है। आज हमारी जो युवा पीढ़ी जागरूक है और उससे भी ज्यादा जागरूक हो, तो कम से कम अपने अपने सामर्थ्य और साहस के हिसाब से कृपा करके मेरी विनम्र विनती है, ये शौर्य साहस दबने ना पाए, हर एक के खून में उबाल हो, और कम से कम एक व्यक्ति विशेष तक इस जागरूकता को आगे फैलाने का काम करें कि जिस हिसाब से आदरणीय सर्वसम्मान्य हमारे रामचंद्र जी ने जो इतिहास बताया और जो दर्द गाया, जिस भावुकता के साथ वो संवेदनाएं आप दिल में लेकर जिए, आने वाली नस्लों को जरूर बताएं, और ताकि ये शौर्य साहस जिंदा रहे। जी जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। पहला धोखा हमारे साथ हो गया हकीकत फिल्म का जी। दूसरा धोखा, अही रेजिमेंट तो आज से 56 साल पहले ही वो शहीद बना गए जी, बना गए, बिल्कुल बना गए हम, बिल्कुल शांति प्रिय। हमने बहुत कोशिश कर लिया सरकार के साथ, बहुत कोशिश कर लिया जी। अब समय आ गया है कि उसको दूसरा रास्ता भी दिखाने का, क्योंकि हमने बहुत धैर्य रखा है, बिल्कुल बहुत धैर्य रखा है जी। लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा काम हो, और हम चाह रहे नहीं, क्योंकि हम ऐसे योद्धा हैं कि हम लड़के ही लेते हैं हर चीज को। बिल्कुल ठीक बात लेकिन ये मान नहीं रहे, हमारा हथियार उठवा दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, तो एक जब वो शांति दूत बन के गए महाभारत की सभा में, तो उन्होंने कहा था दुर्योधन को, तो न्याय अगर दो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। किंतु दुर्योधन ये भी मानने को न तैयार हुआ, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। तो जो ये असाध्य रूप को साधने की आवश्यकता ये कोशिश कर रहे हैं, और जो अहीर रेजिमेंट ना देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको समझना होगा कि ये शौर्य इतिहास ऐसे धूमिल नहीं होगा, ये अमिट इतिहास है, ये बना रहेगा, और इसकी एकता अखंडता बरकरार है, और आने वाले समय में दिखेगा कि कांधे पे नाम भी होगा, और सन 62 भी आने वाले समय में गूंजता रहेगा। आप 2 शब्द लोगे भी जी आपसे जुड़े जी। मैं अलवर से उपाध्यक्ष 3 बार जगमाल सिंह यादव। हमारे पूरे जिले में जब भी कोई शहीद होता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसमें मैं जाता हूँ, खबर आती है और दाह संस्कार में पहुँचता हूँ। मेरा भाई यादव एक शहीद हो जाता है, उसमें मैं भी जाता हूँ। जब वहाँ ये तो दुख की घड़ी होती है, उसके दाह संस्कार में वो नौकरी करता था ग्रेनेडियर में, जाट में, राजपूत में। अब वहाँ दाह संस्कार हो रहा है, उसकी माताएं बहनें बिलख रही है, और वहाँ जयकारा लगता है, शहीद के जयकारा दे रहे हो तो अच्छा है। 27 जाट की, 13 कमाऊ की, फलाना
राजपूत की बड़ा दुख होता है। या तो सबके नाम हटा दिया, उस शहीद का नाम बोलो ना। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये राम सिंह यादव शहीद हो रहे हैं जी उनके बाप पर, और हम पर दिल को दुख होता है। शहीद तो शहीद है, वो तो यादव है, ठीक बात है, कम से कम इस मौके पे तो नहीं, लेकिन उसका इतना तो सम्मान कर दो। नाम को ना हटाया जाए, उसका सम्मान तो कम से कम दिया जाए। तो इसी के साथ आदरणीय कुछ हमारा इतिहास बताया, जिस हिसाब से इन्होंने दर्द गाया बताया, इसको शेयर करते रहें ताकि ये हमारी आत्माओं में आने वाले समय में जिंदा रहें और जीवितमान रहें, जीवंत रहें, और ताकि हम गर्व से ठोक बजा कर कह सकें कि हाँ, हमारा इतिहास बोलता है, हम यदुवंशी हैं। हम यदुवंशी हैं। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय यादव, जय माधव। जय हिंद, जय भारत।